अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज उस वीर सुपूत के शौर्य की गाथा से करेंगे जिससे शायद देश भुला चुका था। परिवार ने आस छोड़ दी थी। रास्ता तकते तकते पत्नी की आंखों से आंसू सूख गए थे। बेटियों ने मान लिया था कि अब पिता का कुछ पता नहीं चलने वाला। 4 साल की उम्र में जिस पिता की गोद में खेली वो कन्यादान करने नहीं आएगा। लेकिन फिर 38 साल बाद आया वो दिन जब ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर की खबर आई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पल परिवार के लिए कितने भारी हो गए। अप्रैल 1984 का वो ऑपरेशन, जब पाकिस्तान से लोहा लेते हुए सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर वो शहीद हो गए थे, लेकिन आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। हम आपको ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि सियाचिन में हालात कैसे होते हैं जब हमारे जवान वहां पर ड्यूटी देते हैं। लेकिन पहले देखिए, सियाचिन के उस गुमनाम नायक के पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक घर हल्द्वानी पहुंचा तो माहौल कैसा था। आज राजकीय सम्मान के साथ शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम विदाई दी गई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी इस भीड़ को देखकर शहीदों के सम्मान में लिखी गई ये पंक्तियां साकार हो उठी। 38 साल बाद जब इस वीर सुपूत का पार्थिव शरीर हल्द्वानी में उनके आवास पर लाया गया तो शहीद चंद्रशेखर हरबोला की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। रास्तों में लोगों को जगह नहीं मिली तो लोगों ने मकानों की छतों पर खड़े होकर इस वीर सुपूत को नमन किया। शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी की आंखें नम हो गई। मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। क्या कहेंगे बताइए आप इस हाल में। 38 साल बाद मिलते हैं, क्या करना चाहिए। जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। सेना के अफसरों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार वालों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही सीएम ने सैन्य धाम में शहीद की स्मृतियों को संजो कर रखने का भरोसा परिवार वालों को दिया। हम उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, जहां के वीर सैनिकों ने हमेशा से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और चंद्रशेखर उन्होंने आज से लगभग 1984 की जो मेघदूत ऑपरेशन के दौरान वो लापता हो गए थे, उस झड़प में आज उनका शरीर आया है। हम पूरे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनके पारिवारिक जनों के लिए जो भी हमसे, उनके परिवार के लिए हम उनके साथ हैं। उनकी शहादत हमेशा से हमारे लिए स्मरण में रहे, उत्तराखंड के आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरण में रहे। उसके लिए हम हमेशा जो भी उनकी स्मृति में हो वह काम भी आगे करेंगे। अल्मोड़ा जिले के निवासी चंद्रशेखर हरबोला 19 कमाऊं रेजिमेंट में लांस नायक थे और वो 1975 में सेना में भर्ती हुए थे। 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन के लिए झड़प हो गई थी, जिसके बाद जवानों की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग के लिए वहां भेजी गई।
जिसमें चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। मगर 20 जवानों की ये टुकड़ी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई और 5 जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 38 साल बाद जब चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचा, तो पत्नी शांति देवी और बेटियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कि 38 साल के बाद हमने आज ये सौभाग्य मिला कि हमें 2 दिन के लिए हमारे पापा घर आने कहने को मिला। इससे हम गर्व की बात की हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम दर्शनों के बाद जब लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तब उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए भी रास्ते के दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। शहीद के सम्मान में किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ रानीबाग के चित्रशिला घाट पर किया गया। वहां भाई पूरनचंद्र, भतीजा ललित हरबोला और दोनों बेटियां बबीता और कविता ने शहीद को मुखाग्नि दी। हल्द्वानी से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सवाल उठता है कि एक पत्नी का 38 साल पुराना भरोसा कैसे हकीकत में बदल गया। करीब 4 दशक बाद हल्द्वानी के हरबोला परिवार की अपने मुखिया से मुलाकात कैसे मुमकिन हो पाई। 38 साल से इंतजार कर रही एक पत्नी की अपने सुहाग से आखिरी मुलाकात का रास्ता कैसे साफ हो पाया। 2 बेटियों को अपने पिता से आखिरी बार मिलने का मौका कैसे मिल पाया। देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले लांस नायक चंद्रशेखर के शव की पहचान कैसे हो पाई। ऐसे कई सवाल हैं जो आपके दिलो दिमाग में भी घूम रहे होंगे। आखिर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम ने अमर बलिदानी लांस नायक चंद्रशेखर की पहचान कैसे कर ली, जिसकी वजह से 38 साल से वीर सपूत के शव का इंतजार कर रहे परिवार की मुराद पूरी हो गई। दरअसल हरबोला परिवार की मनोकामना पूरी होने के पीछे भारतीय सेना की तरफ से शहीद लांस नायक चंद्रशेखर को मिलने वाली आइडेंटिफिकेशन डिस्क है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बैज कहा जाता है। धातु से बनी इसी बैज की वजह से शांति देवी अपने पति, कविता और बबीता अपने पिता से मिल पाई हैं। दरअसल हर सैनिक की तरह शहीद लांस नायक चंद्रशेखर की धातु से बनी आइडेंटिफिकेशन डिस्क यानी कि बैज पर खास तरह का नंबर लिखा हुआ था, जो पिछले हफ्ते भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टुकड़ी के हाथ शहीद चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर के साथ ही लगा। लांस नायक के पार्थिव शरीर पर लगे इस बैज पर नंबर लिखा था 4164584, जिसके बाद इस नंबर के जरिए हेडमन में पड़े शहीद के शव की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। आर्मी ने बैज पर मिले नंबर के आधार पर रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, ताकि देश की सुरक्षा पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले शहीद की पहचान हो सके। कई दिनों के अथक प्रयास के बाद उस नंबर के जरिए शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की डिटेल्स सामने आई, जिसके बाद सेना के अधिकारियों को यह पता चला कि हेटमन यानी कि बंकर में मिला पार्थिव शरीर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का था। 14 अगस्त यानी आजादी के 75 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले शहीद के परिजनों को पार्थिव शरीर मिलने की सूचना दी गई, जिसकी वजह से 19 कुआं रेजिमेंट के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद अपने घर पहुंच पाया। सियाचिन में बर्फ में दबे रहने की वजह से शरीर की पार्थिव देह को कोई नुकसान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पूरे विधि विधान और सैनिक सम्मान के साथ अमर बलिदानी लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का अंतिम संस्कार किया गया, जो 20 सैनिकों वाली उस टीम का हिस्सा थे जो ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन में ग्लेशियर टूटने की वजह से इसकी चपेट में आ गए थे। तब भारत सरकार सेना की तरफ से अपने सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस दौरान 15 सैनिकों के पार्थिव शरीर मिल गए थे, लेकिन 5 सैनिकों का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। 38 साल बाद शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके घर पहुंच गया, लेकिन अब भी ऐसे 2 परिवार हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है,
जिनमें नायक दयाकिशन जोशी और सिपाही हयात सिंह का परिवार अभी भी अपनों का इंतजार कर रहा है। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर आने के बाद शहीद नायक दयाकिशन जोशी और सिपाही हयात सिंह के परिवार को भी अब उम्मीद जगी है। सर, ये उनका किडबैग है जो लड़ाई के टाइम का है। ये उनका ब्रावो कंपनी 5 प्लाटून, ये उनका आर्मी नंबर 4164584, ठीक है। ये 1982 में इनको इशू हुआ था, 1 जून 1982 को इशू हुआ था। तो ये उनका जब सामान वापस आया था तो ये उनके साथ वापस आया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी की इस सबसे ताकतवर संस्था में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस बार जगह नहीं मिली है, जबकि बीएस येडियुरप्पा और सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं की संसदीय बोर्ड में एंट्री हुई है। और इसी के साथ 15 सदस्यों वाली केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वंथी श्रीनिवास को जगह दी गई है। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इन्हीं तैयारियों के तहत उसने पहला बड़ा कदम नया केंद्रीय संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का गठन करके उठाया है। नए संसदीय बोर्ड में किस किस चेहरे को शामिल किया गया है, पहले जरा उनके नाम सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। लिस्ट में पहला नाम हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बाद राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह हैं। दक्षिण भारत में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और कर्नाटक से ही आने वाले बीएल संतोष को भी मौका दिया है। वहीं तेलंगाना से आने वाले के लक्ष्मण का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इन तीनों नेताओं का चेहरा तेलंगाना और कर्नाटक चुनाव में काम आ सकता है, जबकि पूर्वोत्तर से आने वाले असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। अगले साल नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले सोनोवाल को बोर्ड में शामिल करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पार्टी ने की है। इनके अलावा अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर इकबाल सिंह लालपुरा और दलित चेहरे के तौर पर एमपी से आने वाले सत्यनारायण जटिया को इसमें जगह दी गई है। तो वहीं सुषमा स्वराज के निधन के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड में महिला की कमी खल रही थी। उस कमी को पूरा करने के लिए पार्टी ने हरियाणा से आने वाली सुधा यादव को शामिल किया है। अगर हम संसदीय बोर्ड के बदलाव को देखें तो जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के लोगों को तवज्जो दी गई है। राजस्थान के लोगों को तवज्जो मिली है, कर्नाटक के लोगों को तवज्जो मिली है। जहां पर हरियाणा में सरकार थोड़ी हिल डुल रही है, वहां भी इंपॉर्टेंस दिया गया है सुधा यादव को। बीजेपी में संसदीय बोर्ड सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है। गठबंधन से लेकर हर बड़े फैसले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता चुनने का काम हो, यही 11 सदस्यों की टीम करती है। संसदीय बोर्ड में ये बड़े बदलाव उस वक्त किए गए हैं जब 2024 के चुनाव से पहले उसके कई पुराने साथी एनडीए से रिश्ता तोड़ चुके हैं। ऐसे में 11 सदस्यों वाले इस संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। गडकरी और शिवराज सिंह, इन दोनों के संसदीय बोर्ड से हटने के 2 अलग अलग मायने हैं। गडकरी के लिए यह संदेश है कि पार्टी में कोई भी आवाज विपक्ष की नहीं बनेगी। गडकरी बीते दिनों पार्टी के फोरम पर विपक्ष की आवाज बनने लगे थे। पार्टी समवेत फैसला लेगी, यह संदेश नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। ऐसी स्थिति में वो इस संदेश में कोई वेरिएशन नहीं चाहते थे और वेरिएशन नहीं चाहिए, समवेत फैसला चाहिए। ये सब खत्म करने के लिए नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है।
रही बात शिवराज सिंह की, तो शिवराज सिंह को जिस तरह मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी समय तय हो गया था कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, उनका जनाधार मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में उस तरह का जनाधार नहीं है और अब वो वोट कैचर भी नहीं रहे। अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट करने वाले उनसे बड़े लीडर आ गए हैं और मध्य प्रदेश में भी उन्हें स्थापित करने के लिए कांग्रेस को तोड़ना पड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आना पड़ा। तो इतने इक्वेशन थे कि अब धीरे धीरे उनकी प्रासंगिकता, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने 15 सदस्यों वाली केंद्रीय चुनाव समिति का गठन भी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीएस येडियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वंथी श्रीनिवास को जगह दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी की कुर्बानी देने वाले देवेंद्र फडणवीस को इनाम मिला है। उन्हें संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल कर उनका कद बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में हुए इन बदलावों के कई मायने हैं और इन बदलावों की इनसाइड स्टोरी बता रहे मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। बीजेपी ने सबसे पावरफुल कमेटी अपनी संसदीय बोर्ड यानी कि संसदीय कमेटी और चुनाव समिति की आज घोषणा कर दी। इनके कार्य अपने आप में बहुत विशेष होते हैं। संसदीय बोर्ड ये तय करता है कि आखिर किस राज्य में किसके साथ गठबंधन करना है या फिर नहीं करना। वहीं चुनाव समिति ये तय करनी है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, किसको मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाना है, किसको डाउन करना है। यानी अपने आप में दोनों कमेटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह रही कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम रहे जो इस कमेटी में शामिल नहीं हो पाए। उम्मीद ये की जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान या फिर योगी आदित्यनाथ या कई सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री का नाम इस बार हो सकता है शामिल। यानी कि किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम शामिल होने का मतलब था कि कहीं ना कहीं वो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को उस कमेटी के अंदर। लेकिन बीजेपी ने इस बार कुछ नई प्रणाली अपनाई। वहां राज्य के जो लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, जो राज्य स्तर के नेता हैं, उनको शामिल किया गया है, अमूमन मुख्यमंत्रियों को शामिल करने के बजाय। इसके अलावा एक और सोच भी रखी गई, वो ये कि हर राज्य से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, एक प्रतिनिधि के तौर पे इस बोर्ड में शामिल किया गया है। साथ साथ बड़े चेहरों के अलावा कहा जाए तो उन चेहरों का भी नाम इस बार शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी में बहुत ज्यादा प्रमुखता के साथ देखे नहीं जाते थे। साथ साथ ये भी कहा जाए कि ये कमेटी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और इसके अलावा लगातार विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में आते रहेंगे। ऐसे में इस प्रक्रिया में ये दोनों कमेटी समझाने के लिए काफी हैं कि ये शायद आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये साफ है कि कई सारे बड़े नाम इस बार कमेटी में शामिल होते नजर नहीं आए। क्या वजह रही? हालांकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि नए नियमों के साथ ये तय किया गया है, क्योंकि पहले अमूमन ये होता था कि जो पूर्व अध्यक्ष होता था वो कमेटी में मेंबर होता था। लेकिन बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई रूल बुक में लिखा नहीं है, इसलिए ये तय किया गया है कि राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर हम इस बार कमेटी में, समिति में जगह देंगे और उसी आधार पर नामों को फाइनल किया गया है। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। और अच्छी खबरों में अब बात कला की कर लेते हैं। एक ऐसी पेंटिंग आपको दिखाते हैं जिसकी कीमत है 3 करोड़, लेकिन वो दिखती नहीं है। हैरान हो गए ना? एक ऐसी कला जिसे आप साइंस और आर्ट का फ्यूजन कह सकते हैं। चलिए, यदि आपको एक फ्रेम दिखाया जाए और आपको ये कहा जाए कि ये एक पेंटिंग है और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ है, तो आप यकीन करेंगे? नहीं, सोच में जरूर पड़ जाएंगे। एक फ्रेम और कीमत इतनी, तो बिना वक्त गवाए हम आपको इस पेंटिंग के कलाकारों से भी मिलवाते हैं और ये पेंटिंग भी दिखाते हैं। पहली नजर में ये सिर्फ एक फ्रेम नजर आता है और अगर कोई इसे आर्ट कहे तो आप इसे बेहद साधारण सी पेंटिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें डॉट्स के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन अगर आपको पता चले कि इस अकेली पेंटिंग की कीमत 3 करोड़ रुपए है, तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले कि आप इस तस्वीर को दूसरी बार देखते हुए इसकी बारीकियां समझने की कोशिश करें, आपको बता दें कि इसके फ्रेम की कीमत ही लाखों में है। इस जानकारी के बाद आपकी हैरानगी और बढ़ गई होगी।
लेकिन अगर इस तस्वीर और फ्रेम की कीमत करोड़ों में है तो जाहिर है कि इसकी कोई खास वजह तो होगी ही। चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं। पहली नजर में जो तस्वीर खाली सी नजर आती है, जैसे ही उस पर खास लाइट पड़ती है, इस फ्रेम पर उकेरी गई आकृति दिखने लगती है। भगवान श्री राम की दिव्य छवि सामने आ जाती है। ये पेंटिंग कला संस्कृति की धरती राजस्थान में बनाई गई है। जयपुर के एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत शर्मा और फैशन डिजाइनर नीरव कुलश्रेष्ठ ने इसे मिलकर डिजाइन किया है। दो दोस्तों की इस पेंटिंग में खास बात यह है कि इसमें साइंस और आर्ट दोनों का अनोखा फ्यूजन है। यह आर्टवर्क केवल यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही नजर आता है। मैंने और मेरे मित्र नीरव ने मिलके ये सारी अदृश्य तस्वीरें बनाई हैं। इनमें जो भगवान श्री राम की तस्वीर है उसमें पुष्प वर्षा हो रही है, जो कि आपको वैसे भी दिखेगी, उजाले में भी दिखेगी। परंतु जो भगवान श्री राम हैं वो जब लाइट जलती है तब नहीं दिखते, लेकिन जब लाइट बुझाकर हम उसको स्पेशल ब्लू लाइट से दिखाते हैं तब वो दिखते हैं। तो ये साकार से निराकार की ओर जाने का एक माध्यम है हमारी ये चित्रकारी। 3 करोड़ की कीमत वाली ये पेंटिंग दरअसल भगवान श्री राम की है, जिसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई करीब 4 फीट है। साधारण सी दिखने वाली इस पेंटिंग का केवल फ्रेम ही लाखों में बनाया गया है और इसमें जो श्री राम पर फूलों की वर्षा की गई है उसमें 2 ऐसी तकनीक यूज की गई हैं जो इस पुष्प वर्षा को संजीव रूप देती हैं। कलाकारों का कहना है कि श्री राम पर की गई फूलों की बारिश खास तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले तो इस पेंटिंग में एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, इस पेंटिंग को अलग दिखाने के लिए इसमें ऐसे केमिकल्स को डाला गया है जिसकी मदद से ये तस्वीर यूवी लाइट पड़ने पर चमकती है और बिल्कुल रियल आकृति सामने आ जाती है। बहुत सुंदर, मतलब मन खुश हो गया देख के कि लाइट में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। जब लाइट्स ऑफ है तो सब कुछ हम पेंटिंग, इनविजिबल पेंटिंग्स को देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल वर्क है। सारी एक एक पेंटिंग देखने लायक है। इस मॉडर्न आर्ट गैलरी में केवल श्री राम का ही भव्य नजारा देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि इसके अलावा एग्जीबिशन के दूसरे आर्ट वर्क में यूक्रेन युद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक की पेंटिंग्स हैं। सभी की कीमत करोड़ों में है। इस एग्जीबिशन में एक और हैरान करने वाली तस्वीर बुर्ज खलीफा की देखने को मिली। इस इनविजिबल पेंटिंग को देखिए, इसमें आसपास बिल्डिंग तो है लेकिन बुर्ज खलीफा गायब नजर आता है और जैसे ही इस पेंटिंग पर यूवी लाइट्स ऑन होती हैं, बुर्ज खलीफा दिखने लगता है। इस पेंटिंग को बनाने में दोनों आर्टिस्ट ने करीब 1.5 साल रिसर्च की और इसके बाद इन्हें तैयार करने में करीब 1.5 साल का वक्त लग गया। कलाकारों के मुताबिक ये पेंटिंग सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग है, यानी एक बार जो लाइन खिंच गई वो मिटाई नहीं जा सकती। जाहिर है इस तरह की पेंटिंग को कागज पर उकेरना चुनौतियों से भरा है। इसमें कलाकार की मेहनत और काबिलियत दोनों का संगम है, इसीलिए ये पेंटिंग्स बहुत खास हैं। बाजार के हिसाब से फिर भी इनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पेंटिंग्स अनमोल है। इनकी सही कीमत कोई नहीं लगा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जयपुर के इन 2 दोस्तों ने नई तकनीक से इंडियन आर्ट में नई जान फूंक दी है, जो भारतीय कला को वर्ल्ड लेवल पर नई पहचान दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। तो किस तरह इन पेंटिंग्स में साइंस का फ्यूजन जोड़ा गया, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता ने पेंटिंग बनाने वाले डॉक्टर प्रशांत कुमार से बात की। वो मेरे मित्र नीरव कुलश्रेष्ठ जी ने बनाई है। लगभग 6 महीने 7 महीने का समय लगा और उसको बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही सहजता के साथ हमने बनाया और एक एक बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसको बनाया है। और उसमें जब आप देखेंगे तो उनके परिधान, उनकी माला, वो सब एक एक चीज़ बहुत ही सुंदर है। और उस मूर्ति की, मतलब उस पेंटिंग की खास बात ये है कि उसमें जो पुष्प वर्षा है वो दिखती है। वो उजाले में आपको ऐसा लगेगा कि पुष्प वर्षा हो रही है और जब लाइट बंद करेंगे और उसको स्पेशल ब्लू लाइट से हम जलाएंगे तब हमें श्री राम के दर्शन होंगे। तो ये एक स्पेशल टेक्निक से बनाई गई उनका चित्र है। ये चित्र 6 फुट लंबा है, 6 बाई 4 में, बिल्कुल इस तरह से बनाया कि एकदम आदम कद
जैसे भगवान श्री राम हमारे पास आ रहे हैं, इस तरह से। कार बनाने में जाने कितनी कीमत लगती है अपने को नहीं पता, कार की कीमत करोड़ों में होती है, तो वो एक अलग विषय है। बाकी उसमें विज्ञान और कला का जो सम्मिश्रण है वो ये है कि अपना अगर एजुकेशन सिस्टम देखें तो 10th के बाद आर्ट्स और साइंस को अपन अलग अलग कर देते हैं, इसलिए आगे जाके कोई इस तरह का मेल मिलाप इनमें नहीं हो पाता। लेकिन ये जो इनविजिबल पेंटिंग जो एक आर्ट फॉर्म है जो हमने डेवलप की, इससे मैं चाहता हूं कि साइंटिस्टिक और आर्टिस्टिक कम्युनिटीज साथ साथ आएं, उनमें इंटरेक्शन हो। जब साइंटिस्ट और आर्टिस्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है आगे जाके और भी नई नई विधाएं पैदा हों और भी नई नई आर्ट फॉर्म्स डेवलप हों। बाकी हम भी इसमें रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है अगले साल तक हम आपको एक और नई आर्ट फॉर्म दें। और अगली खबर ऐसे सभी मर्दों के लिए है जो बात बात पर अपनी पत्नी की तुलना दूसरों की बीवियों या फिर अपनी महिला मित्रों के साथ करते हैं। अपनी पत्नी में दूसरी महिलाओं के गुण तलाशने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते हुए बीवी को परखने की भी कोशिश की जाती है। अगर आप भी इस तरह की कोई आदत है तो संभलने का वक्त आ गया, नहीं तो कानूनी संकट में पड़ने में देर नहीं लगेगी। इसकी वजह केरल हाईकोर्ट की एक टिप्पणी बनी है जो उसने तलाक के एक मामले में सुनवाई के दौरान की। दरअसल तलाक की याचिका पुरुष की तरफ से दायर की गई थी। इस दौरान महिला की तरफ से भी कुछ दलीलें रखी गई थी, जिसमें यह भी दावा किया गया कि खराब होते वैवाहिक रिश्तों के बीच पति उसकी तुलना दूसरी महिलाओं से भी करने लगा था, जिसमें वो महिलाएं भी शामिल थी जिनका रिश्ता महिला के भाई के लिए आया हुआ था, जिस पर जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस CS सुधा की बेंच ने पति के इस रवैये को मानसिक क्रूरता करार दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि पत्नी की दूसरी महिलाओं से तुलना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आती है। अपनी पत्नी के लिए किसी भी पति का इस तरह का रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए केरल हाईकोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। दरअसल महिला की तरफ से केरल हाईकोर्ट को यह बताया गया था कि उसका पति उसे लगातार क्यूट नहीं होने के ताने मारता था, जिसकी वजह से उसकी निराशा लगातार बढ़ती जा रही थी। पति की दिनों दिन बढ़ती ये आदत उसे बुरी तरह से परेशान कर रही थी। ये दंपत्ति पिछले कई साल से अलग रह रहा था और इसी को आधार मानकर फैमिली कोर्ट ने उनकी शादी को खत्म करने का आदेश दे दिया, जिसको पति ने केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी। दरअसल फैमिली कोर्ट ने दोनों के बीच संबंध नहीं होने के आधार पर शादी को खत्म कर दिया, लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो फैसले में संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय ने तलाक अधिनियम 1869 के तहत पति की ओर से मानसिक क्रूरता के आधार पर उनकी शादी को खत्म कर दिया। इस दौरान पति की तरफ से बार बार तुलना और ताने की आदत को मानसिक क्रूरता करार दिया गया है। केरल हाईकोर्ट की बात करें तो केरल हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल नरेंद्रन और जस्टिस सुधा की खंडपीठ ने इस मामले में माना कि 26 साल पहले हुआ विवाह किसी भी तरह से, जिस तरह से इसमें मामला दर्ज हुआ है और शिकायतें हुई हैं, उसे देखते हुए ये लगता है कि बार बार सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ ये पता चला है कि उस आदमी ने अपनी बीवी में नुक्स निकाले और नुक्स निकालने के साथ ही ये बताया कि उसे अपने जीवन साथी में क्या क्या चीजें चाहिए और दूसरी औरतों के साथ कंपैरिजन किया और कंपैरिजन एक बार नहीं बार बार किया। उस पीड़ित महिला ने, यानी जो पत्नी है, और उसकी मां ने इस मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई और पुलिस को यह बताया कि किस तरह से इसे बार बार हैरेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी यह माना कि इस तरह से किसी के साथ तुलना करना, उसमें कमियां निकालना और लगातार इस बात के ताने देना कि वो उन मानदंडों पर खरा नहीं उतरती है जो मानदंड उसने अपने लिए जीवन साथी के लिए तय किए थे। इस पर विवाह विच्छेद को मान्यता तो मिली, लेकिन हाई कोर्ट ने यह साफ कहा है कि आइंदा इस तरह से तुलना करना और ताने मारना, अपनी पत्नी के रूप और गुण को लेकर ताने मारना, ये अपने आप में अपराध की श्रेणी में है और ये किसी भी तरह से ये विवाह विच्छेद के लिए मान्य चीज है। इसमें उसे छूट नहीं दी जा सकती है। यानी वर ने, जो दूल्हा था, जो पति है, उसने इस मामले में रियायत की अपील की थी और हाईकोर्ट ने वो अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना है कि ये अपराध है और अपराध की सजा मिलनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिशन जिंदगी की। बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं, नदियां उफान पर हैं और इन मुश्किल हालातों में जिंदगी के लिए आम लोग जद्दोजहद के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए सहारा होते हैं हमारे जवान। मुश्किल हालात में इन लोगों को साथ मिला है देश के जवानों का, जो हर वक्त मदद के लिए मौजूद हैं। गुजरात के अरावली में आसमानी आफत के बीच 14 जिंदगियां नदी की उफनती धारा में फंस गई। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। गुजरात के अरावली में आसमानी आफत के बीच मिशन जिंदगी की ये तस्वीर है। एसडीआरएफ की टीम ने मेशोवो नदी की उफनती जलधारा में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर लोगों की जान बचाई। घटना मंगलवार की है। अरावली के मोडासा के जालमपुर गांव में 14 लोग मेशवा नदी में फंस गए थे। खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। अरावली जिले के अधिकारी, पुलिस मौके पर पहुंच गए। हालात का जायजा लिया गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ सैलाब में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची और लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुट गई। एसडीआरएफ के पास उस समय यही एक बोट थी जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्यों के अलावा इस बोट में एक बार में 4 लोग ही सवार हो सकते थे, लिहाजा बोट ने 2 चक्कर लगाए और 4-4 की संख्या में लोगों को सुरक्षित किनारे पर ले आए। एसपी सर के पास से हमारे इंस्पेक्टर वेकरिया साहब पर कॉल आया कि जालमपुर गांव में 14 आदमी फंसे हुए हैं, उनको निकलना है। तो फिर हमारी टीम वहां से रवाना हुई। रवाना होकर यहाँ टीडीओ साहब को हमने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पहुंचे। स्थल पर पहुंचने के बाद हमने 2 बार बोट अंदर डाली उस पार, तो 4-4 करके 8 व्यक्ति हमने बचाकर वापस लाए हैं। अभी और जो बाकी है उनके रेस्क्यू चालू है। मंगलवार शाम को पहले 2 चक्कर में एसडीआरएफ की टीम ने 8 लोगों का रेस्क्यू किया। 6 लोग और भी बीच नदी में फंसे थे। जानकारी के मुताबिक बाकी 6 लोगों को भी बचा लिया गया है। गुजरात में हो रही मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर हैं। मंगलवार को भारी बारिश की वजह से अरावली में सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। 12 घंटे में 100 किलोमीटर से ज्यादा बरसात हुई। अरावली में कमोबेश हर तरफ ऐसे ही हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के ज्यादातर इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के महादेव रोड पर फिल्म डिवीजन पहुंचे, जहां दूरदर्शन की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। दरअसल दूरदर्शन ने एक टीवी सीरियल बनाया है जिसका नाम है स्वराज। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा को दिखाया जाएगा। जिस तरह रामायण ने लोगों के दिलों में एक अलग छवि बनाई थी, उसे दूरदर्शन पर लोगों ने खूब देखा। उसी तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सीरियल के जरिए 15वीं शताब्दी के बाद से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को लोग जान सकेंगे। इस सीरियल को उन नायकों के जीवन और बलिदान को देखते हुए बनाया गया है जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब जिन्होंने देश के लिए बलिदान तो दिया, लेकिन उनका नाम लोगों तक अभी पहुंच नहीं पाया। और अब इस सीरियल के जरिए इन गुमनाम नायकों की कहानियों को दिखाया जाएगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।